हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतम और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू को, जो कि बेस्ड होगा 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के ऊपर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू को, तो आइए आज देखते हैं एनिमल टिश्यू को। तो एनिमल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो एक एनिमल के अंदर सारे फंक्शंस को एकम्प्लिश करता है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। अब इन 4 टाइप्स के अंदर फर्दर सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, देन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, देन कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, देन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और उसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन मस्कुलर टिश्यू के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। देन नर्वस टिश्यू के अंदर फर्दर कोई टाइप्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा चार्ट दे रखा है इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और यहाँ पे जितने भी टिश्यूज़ हैं सबको हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। So let's first discuss epithelial tissue. The covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue. तो एनिमल की जो आउटर सरफेस होती है बॉडी की, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू पूरी तरीके से फैली हुई होती है और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो वो प्रोटेक्ट करती है एनिमल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेंस, वायरस ये सब हो सकते हैं, तो उनसे एनिमल को प्रोटेक्ट करती है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। तो एपिथेलियल टिश्यू ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म को बाहर से कवर करती है, बल्कि अंदर की तरफ जितने भी ऑर्गन्स और कैविटीज़ हैं उन्हें भी वो कम्प्लीटली कवर करती है और उन्हें भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑर्गन्स जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लीवर हो गया, पेनक्रियाज, हार्ट, ये सारे ऑर्गन को बाहर की तरफ से भी एपिथेलियल टिश्यू कवर करके रखता है। और कैविटीज़ जैसे कि कोई भी खाली जगह होती है उसे हम कैविटीज़ बोलते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइन्स हो गया, माउथ की इनर लाइनिंग हो गई, फिर हार्ट के अंदर जो कैविटीज़ होती है उन्हें भी अंदर की तरफ से एपिथेलियल टिश्यू एक कवरिंग देता है। और एपिथेलियल टिश्यू प्लांट के अंदर हम अगर कंपेयर करें तो प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस होता है, जो प्लांट को बाहर की तरफ से कवर करके रखता है, उसी तरीके से एनिमल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है जो एनिमल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। देन एपिथेलियम फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनको सेपरेट रखने में काम आता है। और कोई भी सिस्टम का जो फ्लूइड हो गया, एंजाइम हो गया, उन सबको एक दूसरे से सेपरेट रखता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारी जो स्किन होती है, उसके अलावा हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग है, देन ब्लड वेसल के अंदर जो लाइनिंग है, देन एल्वोली ऑफ लंग्स। एल्वोली लंग्स के अंदर एक छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनके अंदर हवा भरी हुई होती है और उसके थ्रू ही हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो उन एल्वोलीज के अंदर, फिर किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती है जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, उनकी इनर लाइनिंग के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा टाइटली कनेक्टेड होते हैं कि उनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। और ऑब्वियसली इंटरसेल्युलर स्पेस अगर प्रेजेंट होगी तो वो एक प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी। उसके इंटरसेल्युलर स्पेस के थ्रू कोई भी मटेरियल पास हो सकता है या फिर कोई भी वायरस या पैथोजन पास होकर आ सकता है। सो उन सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस ना होना बहुत ज़रूरी है। देन एपिथेलियल टिश्यू आर अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। वो हर कहीं पे ग्रो नहीं कर सकते, बस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही वो ग्रो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड दे आर स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार एंड स्ट्रेटिफाइड। तो एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं और ये चारों टाइप्स उनके जो अपीयरेंस है, उन सेल्स का जो अपीयरेंस है, सेल का जो शेप है, उसके ऊपर ये 4 टाइप्स बनाए गए हैं। So let's first discuss the first type, and that is squamous epithelial tissue. Squamous epithelium, squamous epithelium cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. अब ये जो squamous epithelial cells हैं वो बहुत ही
पतले और फ्लैट होते हैं और उस वजह से वो बहुत ही थिन लाइनिंग बनाते हैं, बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। लाइनिंग यानी कि लेयर। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप है, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो उसके अंदर की कवरिंग होती है, जो माउथ के अंदर की जो लाइनिंग होती है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। देन द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। जो हमारी स्किन होती है, जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई होती है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। अब जो स्किन की जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल लेयर है, वो कई सारे लेयर से बनी हुई होती है, कई सारे लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, ये स्किन का सेक्शन है। इसके अंदर जो इसका एपिडर्मिस है, जो सबसे ऊपर का लेयर है, वो ऊपर की लेयर कई सारे सेल के लेयर से बनी हुई होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो सबसे ऊपर की लेयर है वो पतले से सेल से बनी हुई होती है। पतले सेल कौन से होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये सबसे ऊपर होंगे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल्स और प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ऊपर के सेल्स निकल जाते हैं डेड होके, वैसे ही नीचे वाले सेल्स उसी तरीके से फ्लैट बन जाते हैं, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स बन जाते हैं और वो उनकी जगह ले लेते हैं डेड सेल्स की। तो स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक लेयर की तरह होते हैं। और यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स को, कि उनके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स अरेंज्ड है। देन मूविंग फर्दर इज cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium with cube-shaped cells forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands where it provides mechanical support. अब जो cuboidal epithelial सेल्स हैं वो क्यूब के शेप में होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है, जो कि नेफ्रॉन जिसे हम बोलते हैं, उन नेफ्रॉन्स के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। उसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन एपिथेलियल सेल्स ऑफन acquire additional specialization as gland cells which can secrete substance at the epithelial surface. अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल, उन किसी किसी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के अंदर एक स्पेशलाइजेशन होता है और वो स्पेशलाइजेशन होता है कि वो सेल्स एक ग्लैंड का रूप ले लेते हैं। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर एक ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर क्यूबॉइडल सेल एक ग्लैंड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। समटाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म, दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कई बार ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो एक ग्लैंड बन जाते हैं, वो सारे एक साथ मिलके एक बड़ा ग्लैंड बनाते हैं। यहाँ पे आप दूसरी इमेज के अंदर देख पा रहे हो कि जो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है वो एक फोल्ड की तरह बन गए हैं और नीचे की तरफ जो सेल्स हैं वो डार्कली स्टेन आपको दिख रहे हैं, उनके अंदर एक सिक्रीशन बन रहा है और वो सिक्रीशन फिर बाहर की तरफ आ रहा है, जिसे हम यहाँ पे लेबल करके बोल रहे हैं सिक्रेटेड मटेरियल। और यहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स ऑफ ग्लैंड्स करके लेबल दिया हुआ है उन सेल्स को, जो कि एक ग्लैंड का शक्ल ले चुके हैं। देन यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी आप देख पा रहे हो क्यूबॉइडल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज्ड है। Then columnar epithelium. This columnar meaning pillar-like epithelium is present where absorption and secretion occurs as in the inner lining of intestine. अब ये जो कॉलुमिनर एपिथेलियम, इनका नाम कॉलुमिनर इसलिए क्योंकि वो एक कॉलम की तरह है, पिलर के जैसे हैं। तो कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की ज़रूरत होती है। तो एक एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स की ज़रूरत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के वहाँ पे, क्योंकि जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल स्टमक के अंदर से इंटेस्टाइन में आ रहा है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। इंटेस्टाइन का मेन काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना फूड के अंदर से। तो मेन एब्जॉर्प्शन वाले जो कॉलुमिनर सेल्स होते हैं वो हमेशा इंटेस्टाइन के लाइनिंग के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे जहाँ पे सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर लीवर सेल सिक्रीशन करते हैं, देन पेनक्रियाटिक सेल भी जूसेस सिक्रेट करते हैं, देन डाइजेस्टिव जूसेस भी स्टमक के सेल सिक्रेट करते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशन की ज़रूरत है वहाँ पे कॉलुमिनर सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये सिक्रीशन कैसे करेंगे आपको ये पता चल जाना चाहिए।
जैसे कि हमने क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर देखा कि वो एक सेल एक ग्लैंड का रूप ले लेते हैं, उसी तरीके से कॉलमनार सेल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, वो भी एक सेल के अंदर एक पूरा ग्लैंड बन जाते हैं। द रेस्पिरेटरी ट्रैक, द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैव सीलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन है, और वो स्पेशलाइजेशन उनके सरफेस के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलेंगे सीलिया। यहाँ पे इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि सेल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलेंगे सीलिया, और अगर सीलिया से भी ज़्यादा छोटे अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो उन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि जो भी सब्सटेंस ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बना रहे हैं एज ए ग्लैंड सेल्स, उन सेल्स के ऊपर उन सेल के अंदर से जो भी मटेरियल सिक्रेट हो रहा है वो इन सीलिया के ऊपर आके आगे मूव होगा। नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस सर्टेन मटेरियल फॉरवर्ड। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ऐसे कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स जिनके ऊपर सीलिया होते हैं उन्हें हम बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पे भी आप कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर देखोगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इन सेल्स के नीचे। नाउ मूविंग फर्दर टू द फोर्थ टाइप ऑफ एपिथेलियल cells, and they are striated epithelium. When epithelial cells are arranged in layer one above the above, then they are known as striated epithelial tissue. तो वो सारे एपिथेलियल सेल्स जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं उन्हें हम स्ट्राइटेड एपिथेलियल सेल्स बोलेंगे। ये कुछ कोई अलग वैरायटी नहीं है, बस इसमें इतना ही फ़र्क है कि वो पहले हमने जितने भी एपिथेलियल सेल्स पढ़े थे वो सिंगल लेयर में थे, और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मल्टी लेयर्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सेल्स अरेंज्ड होते हैं। और ये सेल्स स्क्वेमस एपिथेलियल सेल भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल भी हो सकते हैं, और कॉलमनार एपिथेलियल सेल भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि ये कौन से सेल्स हैं, क्या ये स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, या कॉलमनार है, या फिर स्ट्राइटेड है। और इसके ऊपर सीलिया भी है तो आपको इसके नाम के अंदर सीलिएटेड भी लगाना होगा। नाउ मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट टिश्यू इज़ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कनेक्शन बिठाने में काम आते हैं। कनेक्शन हो सकता है कि सेल और मसल के बीच में होगा, स्किन और मसल के बीच में होगा, या फिर मसल और मसल के बीच में होगा, या फिर मसल और बोन्स के बीच में होगा। तो वो कनेक्शन बिठाने वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोल देंगे कनेक्टिव टिश्यू। देन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आपके सिलेबस के अंदर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड अराउंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है स्किन और मसल्स के बीच में। देन जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उनके बाहर की तरफ भी एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे जो वेन्स जो नर्व्स होती है उन नर्व्स के बाहर की तरफ भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन बोन मैरो के अंदर भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो वो टिश्यू रिपेयर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो ऑर्गन के अंदर खाली जगहें होती है उसे भी भरने के लिए काम आते हैं वो। देन दे आल्सो हेल्प इन कॉम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन्स। इट्स मेजर फंक्शंस आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, अटैचमेंट एंड स्ट्रेंथ। तो इनका जो मेजर काम होता है वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म से या फिर फॉरेन वायरसेस से कॉम्बैट करना है बॉडी को, और बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, फिर प्रोटेक्शन और अटैचमेंट और स्ट्रेंथ जैसी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करना इनका काम होता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इतने सारे फंक्शंस कैसे कर पाता है? तो उसका आंसर है कि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैक्रोफेज भी प्रेजेंट है एरियोलर टिश्यू के अंदर, फिर फाइब्रोब्लास्ट, रेटिकुलर फाइबर, कोलेजन फाइबर और मास्ट सेल। इतने सारे सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे फंक्शंस कर पाता है। तो यहाँ पे जो माइक्रोफेजेस है वो उनका काम होता है कि जो भी फॉरेन पैथोजन से या फिर वायरसेस है उनसे लड़ने का काम होता है मैक्रोफेज का।
देन फाइब्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलर फाइबर और कोलेजन फाइबर, ये स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर। देन मास सेल का काम होता है कि एंटीबॉडी बनाना। कोई भी वायरस अगर बॉडी में आ जाता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना उसका काम होता है, और वो कुछ हॉर्मोन्स भी बनाता है। Now moving further to adipose tissue. Adipose tissue are fat storing tissue found below the skin and between internal organs. तो एडिपोज टिश्यू एक फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, उन टिश्यूज़ के अंदर फैट स्टोर किया जाता है बॉडी के द्वारा, और वो ज़्यादातर एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी वो प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू, ताकि उन ऑर्गन्स के बीच में एक टकराव ना हो और वो ऑर्गन को कुशन की तरह एक फंक्शन प्रोवाइड करवा पाए एडिपोज टिश्यू, इसलिए इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होते हैं। देन द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर होता है, और उस वजह से वो एक इंसुलेटर की लेयर भी बना देती है। जो एनिमल्स कोल्डर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एलिफेंट सील हो गई, फिर पेंगुइन्स हो गए, वो कोल्डर रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए उनके स्किन के नीचे एक मोटी सी फैट की लेयर बन जाती है, जिसे हम ब्लबर बोलते हैं, और उस लेयर को बनाने में मेन रोल एडिपोज टिश्यू का होता है। यहाँ पे आप एडिपोज टिश्यू की इमेज अगर देखोगे तो यहाँ पे इस सेल के अंदर आपको ज़्यादातर पोर्शन फैट के दिखेगा। जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है वो पूरा फैट ही है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस तो बस सेल के साइड में एक कोने में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर फैट का रिजर्वेशन ही होता है इस सेल के अंदर। और फैट होती है इस वजह से इसके सेल का जो कलर होता है वो येलो होता है, क्योंकि फैट का कलर येलो होता है। आप अगर घी को देखोगे या फिर ऑयल को देखोगे तो वो मोस्टली आपको येलो कलर के दिखेंगे, इसलिए एडिपोज टिश्यू भी येलो कलर के दिखते हैं। कीप विसरल ऑर्गन इन पोजिशन। ऑर्गन्स को एक पोजिशन के अंदर मेंटेन रखवाने के लिए भी एडिपोज टिश्यू का मेन रोल होता है। इट ऑफर्स शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस अराउंड किडनी एंड आईबॉल्स। किडनी और आईबॉल्स के अराउंड वो बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो कुशन की तरह फंक्शन कर पाए एडिपोज टिश्यू। एडिपोज इज़ अबंडेंट बिलो द स्किन एंड इन बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर, और जैसे कि हमने बोला स्किन के नीचे, एडिपोज टिश्यू का ज़्यादा परसेंटेज होता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर कोई भी एनिमल बॉडी के अंदर। तो यहाँ दूसरी इमेज के अंदर भी फैट सेल्स ही बता रखे हैं। नाउ मूविंग फर्दर, द सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फर्दर फोर एग्जाम्पल्स हैं। वन इज बोन, देन लिगामेंट, देन टेंडन एंड देन कार्टिलेज। नाउ बोन्स, फर्स्ट वी सी बोन्स, दे फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। अब ये जो बोन्स होते हैं ये एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं बॉडी को। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। अब ये जो बोन्स होते हैं ये बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, और ये बोन्स हमेशा नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, और इस वजह से बोन्स के अंदर हमें फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। Now moving further, bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. Bone cells are known as osteocytes. बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे, और बोन सेल्स जिन मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है उस मैट्रिक्स का ज़्यादातर कंपोजिशन कैल्शियम और फॉस्फोरस से होता है। यहाँ पे इस इमेज के अंदर आप देखोगे कि हम समझेंगे यहाँ पे कि जो बोन सेल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं एक बोन्स के अंदर। बोन का एक अगर छोटा सा हम सेक्शन ले तो इस सेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। जो रेड कलर की ब्लड वेसल है जिसे हम आर्टरीज बोलते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हार्ट से उस बोन की तरफ जाता है, जो ऑक्सीजन लेकर जाता है उन टिश्यूज़ की ओर। और जो ब्लू कलर की वेन्स हैं, ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स हैं, उन्हें हम वेन्स बोलेंगे। ये ब्लड वेसल्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट की तरफ वापस लेकर आता है। तो इन ब्लड वेसल्स के अराउंड आपको सर्कुलर मैनर के अंदर बोन सेल्स अरेंज दिख रहे हैं। बोन सेल्स यानी कि ऑस्टियोसाइट्स अरेंज दिख रहे हैं, और इस सर्कुलर मैनर को हम बोलेंगे हावेशियन कैनाल या फिर हावेशियन कैनाल सिस्टम। इस हावेशियन कैनाल सिस्टम को अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं बोन सेल्स का अरेंजमेंट। बोन सेल्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर शेप के नहीं होते, बल्कि वो इरेगुलर शेप में होते हैं, और जिस मैट्रिक्स के अंदर ये प्रेजेंट है वो मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होगी। इस वजह से बोन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं।
नाउ मूविंग फर्दर, इट इज़ नाउ लिगामेंट। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट होता है ये दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, यानी कि बोन से बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। यहाँ पे आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो, ये एक लेग की इमेज है। यहाँ पे लिगामेंट जो है वो दो बोन को कनेक्ट कर रहा है। फिर ये दूसरी इमेज है जिसमें हैंड की इमेज दे रखी है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो दो बोन्स को अटैच करने के लिए लिगामेंट का यूज़ किया जा रहा है। देन ये फीट की इमेज के अंदर भी आपको लिगामेंट क्लियरली दिख रहा है जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहे हैं। देन दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक एंड गिव्स कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। अब ये जो लिगामेंट है वो बहुत ही इलास्टिक टिश्यू होते हैं और वो काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिमिटेड मैट्रिक्स। लिगामेंट्स के अंदर मैट्रिक्स काफ़ी कम होता है और ज़्यादातर फाइबर्स ही होते हैं, फाइबर्स से बने हुए होते हैं लिगामेंट्स। टेंडन्स, टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। अब ये जो टेंडन होते हैं वो बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट जो था वो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन टेंडम लिगामेंट लेकिन जो टेंडम है वो बोन को मसल से कनेक्ट कर रहे हैं। टेंडम आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो ये टेंडन है वो काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, लिगामेंट से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर। टेंडन हमेशा कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है। अब टेंडन की यहाँ पे आप इमेज देखो, इस इमेज के अंदर आपको टेंडन भी दिख जाएगा। यहाँ पे मसल को जब बोन से कनेक्ट करवा रहे हैं उस कनेक्शन को बिठाने के लिए टेंडन का यूज़ किया जा रहा है। और इस इमेज के अंदर भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्केलेटल मसल को जब बोन से कनेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे टेंडन की ज़रूरत हो रही है। और इस फीट वाले इमेज के अंदर भी आपको दिख रहा है टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। नाउ मूविंग फर्दर, इट इज़ कार्टिलेज, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस सेल्स। अब कार्टिलेज के जो सेल्स है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। देन सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ट्रियोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल्स को हम बोलेंगे कॉन्ट्रियोसाइट्स। बोन के सेल्स को हम बोल रहे थे ऑस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज के सेल्स को हम बोलेंगे कॉन्ट्रियोसाइट्स। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। अब ये कार्टिलेज सेल्स जिस मैट्रिक्स के अंदर है वो मैट्रिक्स ज़्यादातर करके प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द बॉडी। अब जो कार्टिलेज है उसका सबसे मेन फंक्शन होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो बोन्स होते हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है और वो हमेशा बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। कार्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इट आल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। अब ये जो कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो ये लिख रखा है इस लाइन के अंदर। तो कार्टिलेज बोन्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसी भी जॉइनिंग के वहाँ पे दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए कार्टिलेज का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्रिक्शन से ही वो बोन्स के अंदर काफ़ी डैमेज आ जाएगा। तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए कार्टिलेज उन बोन्स के वहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। देन कार्टिलेज हमारे ईयर के अंदर भी होता है। जो एक्सटर्नल ईयर हमें दिख रहा होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल भी होता है। देन नोज़ की जो टिप होती है वो भी कार्टिलेज से बनी हुई होती है। देन ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है वो, फिर लैरिंग्स, ये भी कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। यहाँ पे आप कार्टिलेज के सेल्स देख सकते हो कि वो सेल्स हमेशा एक ड्यूअल फॉर्म में होते हैं, दो सेल्स एक साथ होते हैं। यहाँ पे आपको सारे कॉन्ट्रोसाइट्स दो सेल्स एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग फर्दर, द थर्ड कनेक्टिव टिश्यू इज fluid connective tissue, and the example of fluid connective tissue is blood. It has a fluid matrix called plasma. Cell like RBC, WBC, platelets are suspended in it. जो ब्लड होता है उसके मैट्रिक्स को हम बोलेंगे प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, देन प्लेटलेट्स, ये सारे उस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंगे। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वो मेनली प्रोटीन, सॉल्ट और हॉर्मोन्स का होता है। देन ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो ब्लड होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि
वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाए, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनको ट्रांसपोर्ट करवाए। फिर डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कराए। अब लिटरली डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, बल्कि जो स्टमक के अंदर से डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन्स के अंदर आ रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर वो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। अब वो एब्जॉर्ब जो फूड है वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट ब्लड की वजह से होगा। तो यहाँ पे ब्लड डाइजेस्टेड फूड को सप्लाई करने के लिए अंदर मेन रोल प्ले करता है। देन हॉर्मोन्स, अब जो हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। देन वेस्ट मटेरियल्स, बॉडी के अंदर कई सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली होते हैं, तो उनके थ्रू बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। डेड ऑर्गेनल्स भी होते हैं सेल्स के, तो वो सारी डेड चीज़ें या फिर वेस्ट मटेरियल्स ब्लड के थ्रू शरीर के बाहर निकल जाते हैं टू different parts of body. Then RBC transport CO2 and O2 in the body. WBC help in combat pathogens. अब RBC जो होते हैं उनका मेन काम होता है CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट करवाना। देन WBC वो उनका मेन रोल होता है जो भी फॉरेन पैथोजेंस होते हैं बॉडी के अंदर, कोई भी हार्मफुल एलिमेंट आ गए जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सबको एलिमिनेट करने के लिए WBC प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। देन प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट्स एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टिश्यू। हमें कहीं पे भी इंजरी आ जाती है बॉडी के अंदर, तो उस जगह पे जल्दी से ब्लड क्लॉट करवाना, यानी कि ब्लड को रोकना वहाँ पे, वो काम प्लेटलेट्स का होता है। तो जब भी हमें इंजरी होती है उस जगह पे फटाफट प्लेटलेट्स वहाँ पे आ जाते हैं और क्लॉटिंग को शुरू कर देते हैं, ताकि ब्लड का ज़्यादा फ्लो ना हो जाए बॉडी के अंदर से। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है बॉडी के ब्लड के अंदर, उनका ये सारा काम होता है। नाउ मूविंग फर्दर टू मसल टिश्यू। मसल टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स: स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। अब ये तीनों ही मसल टिश्यू का अलग अलग काम होता है। वैसे मेनली मसल टिश्यू का काम होता है मूवमेंट के अंदर। यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है, मसल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी, वेदर इट इज़ मूवमेंट ऑफ हैंड, लेग, मूवमेंट ऑफ हार्ट और मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने मूवमेंट्स हो रहे हैं वो इन मसल टिश्यू की वजह से हो रहे हैं, चाहे वो मूवमेंट्स हमारे हाथों की हो, पाँव की हो, या फिर हमारे हार्ट की मूवमेंट हो, या फिर जब भी हम एक खाने का पीस स्वेलो करते हैं हमारे गट के अंदर, तो वो खाना पेट के अंदर पहुंच रहा है, वो इन्हीं मसल टिश्यू की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो चाहे बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट है वो मसल टिश्यू से ही होगा। मसल सेल्स आर नोन एज मसल फाइबर और मायोसाइट्स। मसल के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम मसल फाइबर बोलेंगे या तो मायोसाइट्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, striated muscles. The first type of muscle is striated muscle. Striated muscle is also known as voluntary and skeletal muscle. अब ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं उन्हें हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं और स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। उन्हें हम वॉलेंटरी मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉलेंटरी हम उसे बोलते हैं जब हमारे खुद के मर्जी से हम जो कर पाते हैं उसे हम वॉलेंटरी बोलते हैं। तो स्ट्राइटेड मसल्स वो मसल्स होते हैं जिन्हें हम हमारी खुद की मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं, इसलिए उनका नाम वॉलेंटरी मसल्स भी होता है। देन स्केलेटल मसल उनका नाम इसलिए क्योंकि वो मसल्स हमारे स्केलेटल से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि हमारे बोन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए स्ट्राइटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड और स्ट्राइशंस व्हेन स्टेन्ड। अब ये जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, जब इन्हें हम स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इन मसल्स के अंदर हमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं वजह से इन मसल को हम स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमें स्ट्राइशंस दिखती है, इन लाइट और डार्क बैंड की स्ट्रिप्स दिखती है। एज a result, they are also known as striated muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multicellular. अब ये जो स्ट्राइटेड मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और वो अनब्रांच्ड होते हैं, उनके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती है, और वो मल्टी न्यूक्लियड होते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे टेंडेंट से ज्वाइन हुआ है स्केलेटल मसल। उस स्केलेटल मसल के अंदर से हम अगर एक फेसिकल निकाल के देखें तो वो एक फेसिकल बहुत सारे मसल फाइबर से बना हुआ होता है, और और जो मसल फाइबर होता है वो बहुत सारे मायोफाइब्रिल से बना हुआ होता है। तो अगर हम मायोफाइब्रिल्स को अगर हम देखें जूम करके, तो उन मायोफाइब्रिल्स के अंदर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं। अब ये जो लाइट बैंड्स हैं, ये
एक्टिन की वजह से फॉर्म होते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एक्टिन, उस वजह से लाइट बैंड्स फॉर्म होते हैं। और जो डार्क बैंड है ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, वो मायोसिन की वजह से फॉर्म होता है। मायोसिन भी एक प्रोटीन है और उसी वजह से डार्क बैंड बनते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं, उनका मेन रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जो है आपको आई बैंड ए बैंड लिखने को मिल रहा है। आई बैंड का मतलब होता है लाइट बैंड और ए बैंड का मतलब होता है डार्क बैंड। तो यहाँ पे जो आपको बैंड्स दिख रहे हैं, ये एक्टिन और मायोसिन के बैंड्स हैं। अब ये दो टाइप के आपको सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। एक तो है कॉन्ट्रैक्टेड मसल और एक है रिलैक्स्ड मसल्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय पे एक्टिन और मायोसिन बैंड्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो दो ब्लू लाइन है, दो ब्लू लाइन के अंदर की जो गैप है, बीच की जो गैप है वो कम होती है जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। और जब भी रिलैक्स होते हैं मसल तो ये दोनों ब्लू लाइन के बीच की जो स्पेस होती है ये ज़्यादा हो जाती है। इस ब्लू लाइन के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल है और ये रिलैक्स्ड मसल है। और यहाँ पे जो स्ट्राइएशन दिख रहे हैं इन्हीं की वजह से हम इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। Okay, now moving further to the next type of muscle, and it is smooth muscle. The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement which is performed by smooth muscle. अब जो भी involuntary movements होती है, involuntary movements यानी कि वो movements जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो बॉडी अपने आप कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं involuntary movement। और ये जो भी involuntary movements हो रही है वो स्मूथ मसल के थ्रू हो रहे हैं। तो जब भी हम एक फूड के पार्टिकल को स्वॉलो करते हैं हमारे गट के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, तो वो हमारे स्टमक तक पहुंच रहा है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच रहा है। तो ये पूरा मूवमेंट स्मूथ मसल के कंट्रोल में होता है और ये इनवॉलेंट्रीली होता है। हमें कुछ पता नहीं होता है कि मूवमेंट हो रहा है, ये अपने आप ही हो जाता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। देन ब्लड के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, वो स्मूथ मसल्स के थ्रू हो रहे हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन आइरीज ऑफ आइज, यूट्रस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। तो ये लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फिर यूट्रस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फिर आई की जो आइरीज होती है उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, इन ऑर्गन्स के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है स्मूथ मसल्स के थ्रू। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड spindle shaped and unicellular having a single nucleus. They are also called unstriated muscles. अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी जो शेप होती है वो एक स्पिंडल शेप्ड होती है, यानी कि वो दोनों एंड से पॉइंटेड होते हैं और बीच से थोड़े मोटे होते हैं। तो इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। फिर ये सेल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इन सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो स्ट्राइटेड मसल्स थे उनके अंदर एक सेल के अंदर बहुत सारे मसल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, इसलिए हम उन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल रहे थे। लेकिन ये स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देन दे आर आल्सो नोन एज अनस्ट्राइटेड मसल्स। इन मसल्स के अंदर कोई भी स्ट्राइएशन नहीं होती है, कोई भी आई बैंड ए बैंड या ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक मूवमेंट एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। अब ये जो कार्डियक मसल्स है ये बहुत ही स्पेशल मसल्स होते हैं, क्योंकि ये ऐसे मसल्स होते हैं जो पूरी ज़िंदगी भर थकते नहीं हैं। हमारा बर्थ होता है उससे भी पहले हमारा हार्ट पंप करना शुरू कर देता है, तो तब से लेके हमारी जो डेथ होती है वहाँ तक हमारा हार्ट कंटिन्यूसली काम करते रहता है। दिस इनवॉलेंट्री मसल ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल। तो ये हार्ट के मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल। द हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ये जो हार्ट के मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे कि आपको इमेज के अंदर दिख रहा है। फिर वो ब्रांच्ड होते हैं, यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिख रही है। फिर वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन contraction and relaxation of heart muscles help to pump and distribute blood to various part of body। तो हार्ट का यही काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, जिस वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। तो आपको ये तीनों ही जो मसल्स है इनके डायग्राम में आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। एग्जाम के अंदर आपको जब भी ये आंसर लिखना हो तो आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेने हैं। स्ट्राइटेड मसल्स,
then smooth muscle and cardiac muscles. Now moving further to the next type of tissue of our body, and it is nervous tissue. The nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmit the stimulus very rapidly from one place to another within the body. अब ये नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो पूरी बॉडी के अंदर एक सिग्नल को पहुंचाते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन नर्वस टिश्यू होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट करानी होती है तो ये नर्वस टिश्यू सिग्नल देते हैं, और ये सिग्नल कहाँ से आता है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आता है। अगर आपको एक ग्लास उठाना है, अगर आपको पानी से भरा हुआ एक ग्लास उठाना है तो ये सिग्नल आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आएगा और आपका हाथ उस ग्लास के ऊपर जाएगा और आपका हाथ उस ग्लास को उठाएगा। तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू जो है वो सिग्नल आपके हाथों तक पहुँचा रहे हैं, आपके हाथों के मसल्स को पहुँचा रहे हैं। और हाथ में कौन से मसल्स होते हैं? वॉलंटरी मसल्स, जो हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं, और वो मसल्स होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। तो उन मसल्स के द्वारा फिर हम उस ग्लास को उठा पाते हैं। तो मेन काम यहाँ पे कौन कर रहा है? काम कर रहा है यहाँ पे नर्वस टिश्यू। ओके, द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। तो जो सिग्नल आता है नर्व फाइबर से उन्हें हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट। तो जो नर्व इम्पल्स होती है यानी कि नर्व सिग्नल्स होते हैं, यही हमारी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने में हेल्प करते हैं। अगर ये सिग्नल नहीं देंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स है वो काम नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जो स्ट्राइटेड मसल्स यानी इनवॉलेंट्री मसल्स है वो। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी इंजरी आ जाती है तो वो उनके बॉडी के अंदर पैरालिसिस आ जाता है। तो पैरालिसिस इसी वजह से आता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का जो भाग होता है उसके अंदर जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। उस वजह से हम हमारे लेग्स या कुछ भी मूव नहीं करते हैं। अगर ब्रेन के अंदर इंजरी आ रही है तो पूरी बॉडी काम नहीं करेगी और वो स्टेट एक कोमा की स्टेट होगी। देन फंक्शन ऑफ नर्व टिश्यू आर द डेंड्राइट रिसीव इम्पल्स एंड एक्सॉन टेक्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दे रखी है जो एक न्यूरॉन की इमेज है। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। ये न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर दो एंड्स होते हैं, एक तरफ होता है डेंड्राइट्स और दूसरी तरफ होता है एक्सॉन टर्मिनल्स, और बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन। अब जो भी सिग्नल आता है या तो ब्रेन से आ रहा है या तो उसके बाजू वाले नर्व टिश्यू से आ रहा है, वो सिग्नल ये पर्टिकुलर सेल कैसे रिसीव करेगा? वो इन डेंड्राइट से रिसीव करेगा। डेंड्राइट्स कहाँ पे लगी हुई होती है? सेल बॉडी पे लगी हुई होती है, और सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो सेल बॉडी के बाहर जो डेंड्राइट्स लगी हुई होती है वो डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, और वो सिग्नल फिर एक्सॉन के थ्रू होके उसके दूसरे साइड, सेल के दूसरे साइड पे पहुंच जाएगी, और उसका नाम होता है एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल यानी कि लास्ट का एंड, उसे हम टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सॉन का लास्ट एंड है इसलिए हम इसे बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। तो नर्व टिश्यू जो भी अरेंज होते हैं वो इसी तरीके से अरेंज होते हैं, एक सेल के बाद दूसरा सेल, दूसरे सेल के बाद तीसरा सेल, इसी तरीके से एक लंबे लंबे फाइबर्स बनते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि नर्व फाइबर किस तरीके से अरेंज होता है बॉडी के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूरॉन। अब हम जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल, ये न्यूरॉन के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है साइटोन। साइटोन यानी कि सेल बॉडी, जो जिसके ऊपर डेंड्राइट्स लगे हुए होते हैं। वो सेल बॉडी का क्या काम होता है? सेल बॉडी इज अ स्टार शेप्ड विथ मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट। जो ये सेल बॉडी होता है वो स्टार शेप होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस इमेज के अंदर, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, और वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं। देन एक्सॉन, दिस इज द टेल ऑफ न्यूरॉन। द एक्सॉन टर्मिनल्स रिले नर्व इम्पल्स। ये जो एक्सॉन्स होते हैं ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से? डेंड्राइट से एक्सॉन तक। देन डेंड्राइट्स, दिस ब्रांचिंग फाइबर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रिसीविंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो
इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस वजह से ऐसा होता है ब्रांच्ड, क्योंकि कहीं से भी अगर इम्पल्स आ रहा है, नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जहाँ से भी इसको मिल रहे हैं वहाँ से रिसीव करता है, वो एक्सॉन की तरफ देता है और एक्सॉन फिर एक्सॉन टर्मिनल को देता है। वो इम्पल्स किसी मसल्स के ऊपर जा रहे होंगे या फिर उसके बाजू वाले न्यूरॉन्स पे जा रहे होंगे। देन साइनेप्स, दिस इज द केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब ये सिनेप्स कहाँ होता है? सिनेप्स प्रेजेंट होता है एक्सॉन टर्मिनल पे। ये कोई एक ऑर्गन नहीं है या फिर एक सेल का कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये एक्सॉन एक जगह होती है। कौन सी जगह होती है? दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह होती है। अगर इस न्यूरॉन के बाजू में यहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है तो उस न्यूरॉन का जो स्टार्टिंग होता है, यानी कि जो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट और इस वाले पर्टिकुलर सेल का जो एक्सॉन टर्मिनल होता है उसके बीच की जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। अब साइनेप्स के अंदर क्या होता है? इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। इस पर्टिकुलर न्यूरॉन से अगर उसके बाजू में दूसरा न्यूरॉन है, उसके अंदर कोई इम्पल्स जा रहा है तो सिनेप्स के थ्रू जा रहा है। तो सिनेप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर या फिर एक न्यूरॉन्स के अंदर से दूसरे मसल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो ये होता है साइनेप्स का रोल। और इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं। जो मसल टिश्यू थे वो तीन टाइप्स के थे, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ। स्मूथ जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के यहाँ पे शो कर रखे हैं, देन स्केलेटल मसल हाथों की तरफ शो कर रखे हैं, देन कार्डियक मसल ऑब्वियसली हार्ट की तरफ शो कर रखे हैं। देन एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू चार टाइप्स के होते हैं, सीलिएटेड, देन कॉल्यूमिनार, देन क्यूबॉइडल, देन स्क्वैमस। और ये सेल्स हमारी सरफेस, बॉडी की सरफेस के ऊपर होता है, यानी कि स्किन के ऊपर होते हैं मेनली। देन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर टेंडन है, बोन है, तो ये कनेक्शन बिठाने में काम आते हैं। टेंडन जो होता है वो बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है और फिर जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। देन यहाँ पे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स को यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर बता रखा है। और फैट सेल्स भी होता है, फैट सेल भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर टिश्यू खत्म हो रहा है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली।